हेलो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और बहुत ज़्यादा एसएमएस व्हाट्सएप मुझे परेशान हो गया। मैं किस तरह से क्लास 10th के बच्चों को हिस्ट्री को एक ऐसे तरीके से समझाऊं जिससे उन्हें इंटरेस्ट आए और हिस्ट्री को बिना रटे हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वो समझ सके। तो स्टूडेंट्स, मैं एसके सरोज, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से मैं इंग्लिश का यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश को इनरिच कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिलोंगिंग टू क्लास 10th रिक्वेस्टेड मी टू स्टार्ट द वीडियो ऑफ एसएसटी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और फिर मैंने दूसरे तरीका भी मैंने अभी प्रयास कर रहा हूं दूसरे तरीका का भी, कि शायद अगर अच्छा लगे तो मुझे यह जानना है कि किस तरीके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आता है, मैं फिर उसी तरीके को अपनाऊं। इसके लिए मैं 2-4 दिन का वेट करता हूं, देखता हूं कि कौन सा तरीका आप लोगों को ज्यादा पसंद आता है। तो एक मैंने ऑलरेडी दे चुका और दूसरा है। तो फ्रेंड्स, एसएसटी में हिस्ट्री और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइजिंग हुआ, तो वहां से हमें पढ़ना है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि आखिर राइज जब हुआ तो राइज से पहले, नेशनलिज्म के राइजिंग से पहले यूरोप की कंडीशन क्या थी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से अपने इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एक उदाहरण के रूप में कि इंडिया में भी, इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिश के अंदर था, ब्रिटिश से पहले मुगल्स के अंदर था। लेकिन मुगल्स से पहले की सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रिंसली स्टेट्स, मोनार्कीज, डिक्टेटरशिप एंड डिफरेंट अदर रूलर्स। जिस तरह से भारत कई सारे राजाओं, महाराजाओं, तानाशाहों के बीच बटा हुआ था। शायद आपको मालूम होगा कि आजादी से पहले भारत में 563 स्टेट्स थे। ठीक उसी प्रकार यूरोप, आज यूरोप एक कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है जिसके अंदर ढेर सारा देश है, और वो सारे देश भी कई सारे टुकड़े में बटे हुए थे। इसी प्रकार वो भी राजा महाराजाओं के बीच था, और राजा महाराजा इतने ज्यादा आपस में लड़ते थे कि कौन किसके इलाका को, एक क्षेत्र को जीत लेता था, जल्दी पता नहीं चलता था। आखिर इनके बीच अगर कोई सफर करता था तो कौन? वहां की जनता। कभी पता चला कि इसके शासन में आ गया, कभी पता चला उसके शासन में आ गया, और इस तरह से लगातार ऐसी शासन व्यवस्था से जनता जब उब चुकी तो उनके दिमाग में कुछ आया। वही दिमाग जो था वो नेशनलिज्म को इंस्पायर किया, उनके अंदर नेशनलिज्म इंस्पिरेशन हुआ और नेशनलिज्म की राइजिंग शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हम जैसे ही खोलते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रिंट मिलता है। वो एक पोर्ट्रेट के रूप में है जिसको एक फ्रेंच का बहुत फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने बनाया। तो फ्रेंड्स, उस प्रिंट को देखने के बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स को उसमें से इंपॉर्टेंट समझा, जिसे निकाला। तो जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है विजन ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक सोरियो, क्योंकि वो जो प्रिंट है उस प्रिंट में विजन ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया के को दर्शाया गया है। वो किसके अकॉर्डिंग? तो फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो जो था अ फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सोरियो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। वो फ्रांस का बहुत बड़ा एक कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने मेड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइज, उन्होंने 4 प्रिंट उन्होंने बनाया, दिखाने की कोशिश की, विजुअलाइज करने की कोशिश किया। उसमें क्या था? हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, उनके अपने सपने की दुनिया, जो मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उनके उस सपनों की दुनिया में क्या था? लोकतंत्र,
गणतंत्र जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। यानी कि वो जो प्रिंट आप फर्स्ट चैप्टर का देख रहे हैं, वो चैप्टर में जो फर्स्ट प्रिंट जो दिखाया जा रहा है वो प्रिंट फ्रेडरिक सोरियो ने तैयार किया था। वो अपने दृष्टिकोण से उसको विजुअलाइज किया, यानी कि दिखाने का प्रयास किया। तो उस बातें में हमें क्या क्या बातें खास लगी फ्रेंड्स, तो याद रखें। तो फर्स्ट पॉइंट यह लगा कि फर्स्ट प्रिंट जो था वो जो 4 प्रिंट उन्होंने बनाया, तो 4 प्रिंट में यह दिया कि फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन offering homage to a statue of liberty as they pass it। यानी कि जो इसकी 4 प्रिंट इसने तैयार किया था, तो ये जो फर्स्ट पेज पे जो प्रिंट दिख रहा है वो फर्स्ट प्रिंट है। उस फर्स्ट प्रिंट में जब पूरे फोटो को आप देखते हैं, तस्वीर को, पिक्चर को अच्छा से देखते हैं, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि उस समय की दुनिया में यूरोप और अमेरिका ही आता था। कारण कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो मार्च कर रहे हैं। मार्च करना क्या था, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन ए लॉन्ग ट्रेन। लॉन्ग ट्रेन क्यों बताया गया, तो इसको दूसरी भाषा में लॉन्ग ट्रेन को लॉन्ग क्यू भी बोल सकते हैं, एक लंबी लाइन बनाए रखे थे, लॉन्ग ट्रेन। एंड ऑफरिंग होमेज, वो और प्रार्थना करते हुए निकल रहे थे। किसको प्रार्थना कर रहे थे, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। जैसे वो वहां से पास करते जा रहे थे तो सब लोग वहां में प्रार्थना करते हुए निकल रहे थे। आगे करेंगे, द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट वाज कैरीड बाय फीमेल फिगर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। और वहां में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो एक एज ए फीमेल फिगर के रूप में है, बताया कि उनके दोनों हाथ में कुछ न कुछ सामान रहते। एक हाथ में एक टॉर्च है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि टॉर्च का काम क्या होता है, तो टॉर्च का काम होता है कि अंधकार को दूर करने का। तो सेम वे यहां में जो टॉर्च यूज किया गया है वो एनलाइटमेंट का, उन लोगों के अंदर जो कचरा दिमाग में भरा हुआ था वो दिमाग को साफ किया गया, उनके अंदर एक नए ज्ञान का उदय किया गया, यानी कि ज्ञानोदय हुआ, ठीक है। और दूसरे हाथ में जो था उनके लोगों के, आदमियों के अधिकार का चार्टर था, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकला, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड। अब अर्थ पे फोरग्राउंड, यहां में 2 वर्ड होता है, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। ये एंटोनिम्स है। बैकग्राउंड यानी कि तस्वीर के पीछे, और फोरग्राउंड मतलब तस्वीर के आगे, सामने। तो यहां करें ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, इन द फोरग्राउंड लाइफ, यानी कि तस्वीर के सामने बिखरा हुआ है। लाइफ यहां में हो रहा है कि गिरा हुआ, लेटा हुआ, लेकिन यहां में हम सेंस लेंगे कि बिखरा हुआ है। क्या है, द स्कैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। वो जो राजा, शाही, महाराजा, डिक्टेटरशिप, इन सब के जो थे वो सब खत्म हो चुका है। इसके जो रिमेन पार्ट जो बचा हुआ है वो शैटर्ड, बिखरा हुआ है। कहां में, तो मैदान में, अर्थ पर, पृथ्वी पर। तस्वीर के सामने दिख रहा है कि उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ताज यानी कि क्राउन वगैरह जो टूटे पड़े हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो ये चीज यानी कि मतलब कि राजा के वाला किंगडम सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तीसरा पॉइंट इसमें निकला कि इन द सोरियोस उटोपियन विजन, यहां पर उटोपियन विजन, उटोपियन होता है कि जो पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसे कल्पना करना, तो वही उटोपियन। और विजन, दृश्य जो था, उन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। और लोग जो है अलग अलग ग्रुप में, जत्थे में बटे हुए हैं। और वो किस बात के लिए, अलग अलग ग्रुप अलग अलग कंट्री को सिंबलाइज कर रहा है, अलग अलग देश को बता रहा है कि लोग जो थे अपने अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। और वो अपने आप को दिखाने के प्रयास में कि वो कहां के हैं, किस देश के, अपने देश का फ्लैग बनाया और अपने देश का जो यूनिफॉर्म है उसको पहन रखे हैं। फिर कराए द प्रोसेशन, ये जो सारे लोगों की जो लॉन्ग ट्रेन थी, यह क्या थी, प्रोसेशन, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं जुलूस। तो यह जो प्रोसेशन था वाज लेड बाय द यूएसए। इसका अग्रणी कौन था, किसने इसको शुरू किया, तो वो कह रहा है यूएसए यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड ने किया।
क्योंकि ये ऑलरेडी डेमोक्रेटिक बन चुका था, इसलिए ये आगे निकल चुके थे। और फिर उनके पीछा पीछा चल रहा था, फॉलोड बाय फ्रांस। इनके पीछे पीछे फ्रांस भी चल रहा था, क्योंकि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने वाला था। लेकिन उसके साथ साथ जर्मनी भी था, और भी कई सारे 2 सिसिलियन स्टेट्स भी थे, फिर और भी ढेर सारे कंट्री थे जो इसके साथ साथ आगे चल रहा था। तो फॉलोइंग द सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, और इनके अंदर सिंबल किस बात की थी? तो फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी क्या होता है? तो भाईचारा, आपस में किसी प्रकार की जलन नहीं, द्वेष नहीं, एक भाईचारा के रूप में जो है मतलब ये दिखा रहे हैं एमंग द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यही चीज कर रहा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज द फोर्स व्हिच ब्राउट ह्यूज चेंज। अब यही है कि 19th सेंचुरी जो थी, यहां में नेशनलिज्म जो थी बहुत जम के लोगों के अंदर भर भर के दिमाग में आया था, और यही था कि इसने बहुत बड़ा बदलाव आया। कहां में? तो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, यूरोप के राजनीतिक में और लोगों के मानसिक दशा में बृहद चेंजिंग आया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देख लिया कि नेशनलिज्म यूरोप में हमें जो चीज पढ़ना है वो सारी बातें फ्रेडरिक सोरियो के इस पिक्चर में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, इसमें यह भी बताया गया जितने सारे जो हेवन से जब ये लोग एक प्रोसेशन में जा रहे होते तो हेवन में, हेवन मतलब स्वर्ग, कौन होते? देवी देवता जो क्राइस्ट वगैरह थे, सब लोग क्या करते? गेजिंग कर रहे थे, झांक रहे थे और आनंद महसूस कर रहे थे कि लोगों के अंदर, और वह क्रुएलिटी, ब्रिचुअलिटी सब खत्म हो गया, और लोग कितने अच्छा से नेशनलिज्म को एडॉप्ट किया और कितना सुख में जिंदगी ये लोग जिएंगे। यह एक सारी बातें एक कल्पना थी जो फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में इसको तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो की कल्पना की दुनिया, जिसमें इन सारी बातों को दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें जानना है। अब कहने का ये है कि आपके मन में होगा कि इन तस्वीर को स्टडी करने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब यह लागू हुई थी यह सिलेबस, तो शुरुआत के कई वर्षों तक सीबीएसई ने ये तस्वीर जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के, ये तस्वीर, इस पिक्चर को कई बार दिया गया और इस पिक्चर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। किसने तैयार किया, कब तैयार किया, इसमें टॉर्च किस बात को बता रहा है, सबसे आगे कौन निकला, कौन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच पाया, इसके पीछे पीछे कौन कौन सा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अंदर, लोगों के अंदर जो है सिंबल्स, ये फ्लैग लिए हुए क्यों है? क्योंकि यह सब अपने अपने देश को दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें जो है फ्रेंड्स इसमें हमें पढ़ने को मिला। तो यही चीज हमें देखना है पूरे चैप्टर में कि किस तरह से नेशनलिज्म यूरोप में आया। तो यूरोप में नेशनलिज्म आने के पहला पार्ट हमें फ्रेडरिक सोरियो से ही पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना जरूर कमेंट दें। अगर आपको ये बोर्ड बेस सही लग रहा है तो वो ठीक है, वरना हम जिस तरह से मैंने इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो बुक बेस है, क्योंकि बुक को लेकर के चलना है और आपको इंटरेस्ट आप देखें कि किसमें ज्यादा आ रहा है उसी चीज को मैं करूंगा। क्योंकि ऑफलाइन तो कुछ खास होता है और ऑनलाइन में हमारा आपका सामना तो सिर्फ इसी डिजिटल के द्वारा हो पाता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसके लिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, जहां तक संभव होगा, जितना पॉसिबल होगा मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करता रहूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।